नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कक्षा 12 का अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। इसका पहला पाठ कल ही हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 का आज हम दूसरे पाठ के बारे में बात करेंगे। पहले पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आईं। हमने जाना किस प्रकार से भारत के अंदर विस्थापन और पुनर्वास की समस्याएं उभर कर सामने आई। हमने बंटवारे की समस्या को झेला और इसी के साथ आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे रजवाड़ों के विलय की, जिसमें प्रमुख रजवाड़े होंगे आपके कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। इसके साथ ही हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की और उसकी प्रमुख सिफारिशों की। आइए देखते हैं बेटा अपने चैप्टर को। आज का हमारा पहला प्रश्न है बेटा, रजाकार शब्द का इस्तेमाल इनमें से किन के लिए किया गया है। ऑप्शन ए है आपका निज़ाम के अर्ध सैनिक बलों के लिए। ऑप्शन 2 रहेगा आपका निज़ाम के राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए। ऑप्शन 3 है आपका निज़ाम की प्रजा के लिए, या ऑप्शन 4 है तीनों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन ए, निज़ाम के अर्धसैनिक बलों के लिए। बेटा निज़ाम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हैदराबाद का शासक था निज़ाम और ये उसकी अपनी अर्धसैनिक बल थे। निज़ाम ने स्वयं को स्वतंत्र रखने की घोषणा की और ये कहा कि ना तो वो भारत में मिलेगा और ना ही वो पाकिस्तान में अपना विलय करवाएगा। लेकिन वहाँ की जनता ने विरोध कर दिया और जब वहाँ की जनता ने विरोध किया तो यही अर्धसैनिक बल वहाँ की जनता के विरोध को दबाने के लिए फील्ड में उतरे। और ये एक सांप्रदायिक सेना थी बेटा, जिसने सांप्रदायिक तरीके से वहाँ के लोगों के साथ व्यवहार किया। जब वहाँ पर इनका अत्याचार बहुत अत्यधिक बढ़ गया तो भारतीय सेना वहाँ पहुँची और 1948 में 1948 के समय में हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया और इसका विलय भारत में हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से नागमणि पत्रिका के संपादक कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका फैज़ अहमद फैज़। पहला ऑप्शन कौन सा है आपका? फैज़ अहमद फैज़। दूसरा ऑप्शन है आपका अमृता प्रीतम। तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो बेटा फैज़ अहमद फैज़ ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रहे और इनकी 3 प्रमुख कविताएं भी हैं, जिनमें पहली है आपकी नक्शे फरियादी, दूसरी है दस्ते सबा और तीसरी कविता है इनकी जिंदा नामा। यानी नागमणि इनकी कविता नहीं है, यह ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन है बेटा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के बारे में हमने कल भी बात की थी, ये एक पंजाबी कवियत्री थी और नागमणि जो है इन्हीं की कविता है। तीसरा ऑप्शन अगर महादेवी वर्मा की बात करूं तो महादेवी वर्मा एक हिंदी लिटरेचर की कवियत्री हैं और अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की कवियत्री हैं। तो आपका राइट आंसर इज बी। तो एग्जाम में आप कौन सा आंसर लगाओगे बेटा? बी, अमृता प्रीतम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये आपके फैज़ अहमद फैज़ हैं। ये आपके कौन है बेटा? फैज़ अहमद फैज़। ये फैज़ अहमद फैज़ की तस्वीर है। ये आपकी अमृता प्रीतम की तस्वीर है और ये हैं आपकी महादेवी वर्मा। तो पेपर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन पिक्चर्स को भी ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आपका अगला क्वेश्चन ये है, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी। ऑप्शन ए है आपका 26, ऑप्शन बी है आपका 15, ऑप्शन सी है आपका 14 और ऑप्शन डी है आपका 119। इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे बेटा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आइए ध्यान से देखते हैं हम। जो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें, जो बेटा जो ऑप्शन 26 है ये उड़ीसा थी। जो 26 रियासतें थी वो उड़ीसा में थी और जो 14 रियासतें हैं बेटा वो सौराष्ट्र में थी। कहाँ पे थी? सौराष्ट्र जो आज का गुजरात है
और 119 रियासतें भी सौराष्ट्र में ही थी, लेकिन फ़र्क यह है कि 14 बड़ी रियासतें थी और 119 छोटी रियासतें थी। तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 15। कितना आंसर होगा आपका? 15। यानी कितनी रियासतें थी छत्तीसगढ़ की? 15। 26 उड़ीसा, 14 सौराष्ट्र, 119 सौराष्ट्र। जो 14 सौराष्ट्र के रजवाड़े थे वो बड़े रजवाड़े थे और 119 छोटे रजवाड़े थे। तो छत्तीसगढ़ में कितने रजवाड़े हुए आपके, कितनी रियासतें हुई? टोटल 15। आइए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से वे कौन से नेता थे जिन्होंने आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। बेटा देखो, जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनके बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा, इन्होंने ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का सुप्रसिद्ध भाषण दिया है। सरदार पटेल आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री हुए और लगभग सभी रजवाड़ों का विलय का श्रेय इन्हीं को जाता है। लौह पुरुष भी कहा जाता है इनको भारत का। और मोहम्मद अली जिन्ना की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी की मैं बात करूं, तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और बंटवारे के बाद इनको पाकिस्तान मिल गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, जो बंटवारे से काफ़ी दुखी थे, स्तब्ध थे और आहत थे, और उसके बाद से जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनसे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और इन्होंने आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। ये बेटा एक फ़ोटो है महात्मा गांधी की। जब भारत आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी दुखी हुए और वो कलकत्ता में चले गए। उस वक्त कलकत्ता में बहुत सी हिंसक झड़पें हुई, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। महात्मा गांधी इन सभी दंगों से आहत थे और जिस वक्त हमें आज़ादी मिली महात्मा गांधी कोलकाता में थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक निजाम ने 1947 ईस्वी के विभाजन के बाद किस राष्ट्र के साथ मिलने की मंशा जाहिर की? ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी भारत के साथ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रहेंगे या ऑप्शन डी कुछ छोटे रजवाड़ों के साथ विलय करेंगे। बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर है स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि निजाम ने स्वयं को स्वतंत्र रखने का फैसला किया और उसने कहा ना तो हम भारत से मिलेंगे ना हम पाकिस्तान से मिलेंगे, हम स्वयं को स्वतंत्र रखेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव में भाग लेने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा था? देखो बेटा, जब हम पहले राज्य की बात करते हैं तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव में भाग लेने वाला पहला राज्य था मणिपुर। मणिपुर इसका एग्जैक्ट आंसर है। ए, सी और डी ये तीनों आंसर आपके रॉन्ग होंगे। आपका आंसर है मणिपुर। जब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप बेझिझक मणिपुर के ऊपर निशान लगाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बनाया गया था, इस आयोग ने सीमांकन के मसलों पर अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? बेटा देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का मुख्य काम था सीमाओं का निर्धारण करना। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा बेटा, ऑप्शन ए जैसा पूछ रहा है आपसे, सीमाओं का निर्धारण जातीय आधार पर होगा। क्या ये पॉसिबल है कि भारत के अंदर इतनी प्रकार की जातियाँ रहती हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग होते हैं, उनके आधार पर अगर सीमाओं का निर्माण किया जाएगा तो किस प्रकार से देश चलेगा? आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी धार्मिक आधार पर हो। अब बेटा धार्मिक आधार पर पहले ही पाकिस्तान बन चुका है, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, हम लोग सांप्रदायिक दंगे झेल चुके हैं। क्या फिर से पॉसिबल है कि हम राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भी धार्मिक आधार पर करें? सोचिए। नहीं, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। आइए हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, भाषा के आधार पर, या ऑप्शन डी संख्या के आधार पर, यानी मेजोरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर। जो ये ऑप्शन डी है बेटा, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज कर रहा है और ये ऑप्शन बी से मेल खाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा कि संख्या के आधार पर कैसे, मेल फीमेल के आधार पर आप बांटोगे, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटोगे, एज के आधार पर बांटोगे? ये बड़ा ही कठिन सवाल हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? भाषा के आधार पर। और 2014 में भाषाई आधार पर, 2014 में भाषाई आधार पर तेलंगाना जो अंतिम राज्य था वो बना, 2014 में भाषा के आधार पर बना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ। इस आधार पर भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? ऑप्शन है 15 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी आपका 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी आपका 22 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। या ऑप्शन डी 8 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। इसका बेटा एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ। इस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा इसको। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य व भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम सबको चाहे छोटा हो या बड़ा घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। आपने क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया। ये कथन किसका है बेटा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी सरदार पटेल। बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी सरदार पटेल। सरदार पटेल इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन ए महात्मा गांधी तो उस वक्त कोलकाता में थे। जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी का भाषण दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, या इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें बंटवारा नहीं चाहिए। इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल ने रजवाड़ों को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कहा था इन्होंने कि हमें एक साथ मिलकर खड़े रहना है। अगर हम लोग अलग अलग हुए तो सीधी सी बात है, अराजकता और अव्यवस्था हम सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, उनको घेर लेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के.एम. पडिक्कर, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फजल अली। बाकी तीनों ये रॉन्ग होंगे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पोट्टी श्रीरामुलु किस राज्य की मांग को लेकर 52 दिनों के अनशन पर बैठे और उनकी मृत्यु हो गई? देखो बेटा, पोट्टी श्रीरामुलु, जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर बेटा? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और बाकी सभी आंसर्स रॉन्ग होंगे। इसका आंसर क्या होगा बेटा? आंध्र प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनमें से कश्मीर के शासक कौन थे? देखो बेटा इसमें 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं, राजा हरिचंद्र, बोधिचंद्र, मोहब्बत अली और हमीदुल्ला खां। बेटा जो राजा हरिश्चंद्र थे वो कश्मीर के शासक थे, ये एग्जैक्ट आंसर राइट है। बोधिचंद्र मणिपुर के शासक थे। मोहब्बत अली जूनागढ़ के शासक थे। और हमीदुल्ला खां ये बेटा भोपाल के शासक थे। कहाँ के शासक थे? भोपाल के। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर है 1953। क्या आंसर होगा इसका? 1953। 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। 1986 के अंदर मिजोरम अस्तित्व में आया। और 2000 के अंदर आपका उत्तराखंड अस्तित्व में आ रहा है सन 2000 के अंदर। 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के भारत विलय पत्र पर इनमें से किसने हस्ताक्षर किए? बेटा जो लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले आखिरी गवर्नर जनरल थे। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राजा हरि सिंह ये कश्मीर के राजा थे और कश्मीर के विलय पत्र पर, यानी ये सहमति पत्र होता है जिस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए और कहा कि हम भारत के साथ अपना विलय चाहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? राजा हरि सिंह। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है?
देखो बेटा, 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर रजवाड़े जो थे, शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है और हिंदी में आप इसको सहमति पत्र भी कहेंगे। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आपको कैसे लगे दोनों पार्ट्स? और मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।